विच स्टार्टअप स्कीम लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश ने कौन सी स्टार्टअप योजना शुरू की? और ऑप्शंस है इसकी उत्तर प्रदेश न्यू स्टार्टअप, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड, उत्तर प्रदेश नया उद्योग और उत्तर प्रदेश न्यू स्टार्टअप। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड स्कीम शुरू की है किसने? उत्तर प्रदेश ने। और जहाँ पे एक एमओयू साइन हुआ है यूपी गवर्नमेंट के बीच में और सिडबी के बीच में। अभी एमओयू क्या होता है? एमओयू होता है एक एग्रीमेंट विद टर्म्स एंड कंडीशंस, जहाँ पे टर्म्स होती है और कंडीशंस होती है, मीन्स शर्तें होती है। और जिन शर्तों को दोनों पार्टीज मानती हैं तो उसको बोलते हैं हम एमओयू। यहाँ पे एक यूपी गवर्नमेंट ने एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी है 15 करोड़ की, किसको? सिडबी को। अभी सिडबी क्या है? सिडबी की फुल फॉर्म की बात करें तो सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है? इसका काम है फाइनेंस करना और रीफाइनेंस करना, मीन्स लोन देना और लोन को रिन्यू करना। ये सिडबी का काम है। किनको लोन देती है? ये एमएसएमई। एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। ये है एमएसएमई की फुल फॉर्म। और एमएसएमई के हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है? एमएसएमई के हमारे यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, वो हमारे यूनियन मिनिस्टर है। और इसका मकसद क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश ने जो स्कीम लॉन्च की है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड, इसका मकसद रहेगा कोविड-19 के कारण उनके कुछ मजदूर, उनके कुछ वर्कर्स जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाके काम कर रहे थे, मीन्स उत्तर प्रदेश में जाके अदर स्टेट में काम कर रहे थे, वो अब कोविड-19 के कारण वापस उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। अभी क्या हो रहा है? अभी वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। अभी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उनकी स्किल के अकॉर्डिंग उनको वर्क प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है। इससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। और इससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी तो क्या होगा? जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको काम मिलना शुरू हो जाएगा। और सेकंड क्या होगा? जहाँ पे स्टार्टअप, जो ऑन स्टार्टअप है, मीन्स जो यूथ है, जो यंग लोग हैं, उनको अपना काम शुरू करने के लिए एक मौका दिया जाएगा। आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। किसके अधीन? एमएसएमई के अधीन आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। और ये लॉन्च किसने की है? ये लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने। कौन सी? उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड स्कीम। चलिए ये बात हो गई उत्तर प्रदेश ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है। इसके बाद देखते हैं हम अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंपनी विल बाय स्टेक इन जियो आफ्टर फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा एंड जनरल एटलांटिक। फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा और जी एटलांटिक के बाद कौन सी कंपनी जियो में हिस्सेदारी खरीदेगी? ऑप्शंस है हमारे पास केकेआर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इन्फोसिस। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? इसका आंसर है केकेआर। केकेआर फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी होगी जो जियो में एफडीआई करेगी। अभी एफडीआई क्या होती है? एफडीआई होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इसका मकसद क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब एक अदर कंट्री की कंपनी इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको बोलते हैं हम एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये क्या है? जियो क्या है? जियो एक रिलायंस का पार्ट है। इसका स्टेक कौन परचेज करेगी? इसका स्टेक परचेज करेगी केकेआर। केकेआर कितना स्टेक परचेज करेगी? 2.32% स्टेक परचेज करेगी जियो का। मीन्स केकेआर 2.32 स्टेक, मीन्स उनके शेयर परचेज करेंगी किसके? जियो के। अभी तक जियो ने जो लास्ट 1 और 2 मंथ में अपने स्टेक सोल्ड किए, अपने हिस्सेदारी सोल्ड की है, वो किन किन कंपनियों को की है देखते हैं एक बार। फेसबुक को इसने की है 9.9%, मीन्स 43,750 करोड़ की। इसके बाद उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची थी सिल्वर लेक को 1.15%, 5,656 करोड़ की। और विस्टा को इन्होंने बेची है 2.32%, 11,360 करोड़ की। जनरल एटलांटिक को इन्होंने बेची है 1.34%, वर्थ 6,598 करोड़ की। और
KKR को 2.32% वर्थ 11,360 करोड़ की। अभी तक टोटल जो इन्होंने अभी हिस्सेदारी अपनी बेची है वो बेची है 17.12%। और इन अमाउंट की बात करें तो 78,562 करोड़ की इन्होंने अपनी हिस्सेदारी जियो ने बेच दी है। किन कंपनीज को? इन कंपनीज को फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा, जनरल अटलांटिक एंड KKR। चलिए अब KKR की पूरी डिटेल देखते हैं। KKR की पूरी डिटेल क्या है? KKR की पूरी डिटेल है कोलबर्ग, क्रेविस, रॉबर्ट्स एंड कंपनी। ये एक अमेरिकन कंपनी है। मोस्टली जो हिस्सेदारी परचेज की है जियो की वो सभी अमेरिकन कंपनीज है। KKR जो एस्टेब्लिश हुई थी ये हुई थी 1976 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। इसके अदर देन हेडक्वार्टर जो ऑफिस है वो है 16 कंट्रीज में। और कंपनी क्या है? कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है, मींस ये इक्विटी में डील करती है एंड फाइनेंस में डील करती है। अभी इसके टोटल एसेट की बात करें तो टोटल एसेट जो इसके पास है वो है 39 बिलियन के इसके पास टोटल एसेट्स है। और यदि रिलायंस की बात करें, रिलायंस के MD हैं मुकेश अंबानी जी और फाउंडर है रिलायंस के वो है धीरू भाई अंबानी जी। जो जियो के फाउंडर हैं वो है मुकेश अंबानी जी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। टोटल एसेट्स है वर्थ 140 बिलियन, मीन्स 4 टाइम्स मोर देन KKR से 4 टाइम्स ज़्यादा है। और अभी इन्होंने सबसे बड़ा राइट इशू जारी किया है वर्थ 53,125 करोड़ का और ये इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा राइट इशू होगा। अभी राइट इशू क्या होता है? राइट इशू होता है जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को शेयर बेचती है तो वो होते हैं राइट इशू। मतलब वो अदर पर्सन को नहीं बेचती, सिर्फ अपने कंपनी के शेयर होल्डर्स को बेचती है, वो होते हैं राइट इश्यूज। इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट विजिटेड बाय प्राइम मिनिस्टर आफ्टर अम्फान साइक्लोन? अम्फान साइक्लोन के बाद प्रधानमंत्री ने कौन सा राज्य का दौरा किया? ऑप्शंस है हमारे पास केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात और वेस्ट बंगाल। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का दौरा किया है प्राइम मिनिस्टर ने आफ्टर अम्फान साइक्लोन। और ये उन्होंने फर्स्ट टाइम दौरा किया है विद इन 3 मंथ्स। वो 3 मंथ्स में दिल्ली में ही थे और दिल्ली में ही उन्होंने काम किया है। और अम्फान साइक्लोन के आने के बाद उन्होंने दिल्ली से बाहर आके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का दौरा किया है और जहां पे उन्होंने अनाउंस किया है वर्थ 1000 करोड़ की रिलीफ फंड वेस्ट बंगाल को और उड़ीसा को किया है वर्थ 500 करोड़ की रिलीफ फंड। और ये जो अम्फान आया था ये आया था 20 मई को। कि कब आया था? 20 मई को अम्फान आया था साइक्लोन वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में और बांग्लादेश में। अम्फान की पूरे की डिटेल की बात करें तो ये भारत की कौन कौन सी स्टेट में आया था? ये आया था वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार में। और जो इसकी वेव की स्पीड थी, मीन्स तूफान की जो स्पीड थी वो थी 160 टू 180 किलोमीटर पर आवर। और जहाँ पे जो लॉस की बात करें, जो लॉस हुआ है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार को, वो हुआ है मोर देन 1 लाख करोड़ का वहाँ पे नुकसान हो चुका है अम्फान के आने के बाद। और ये पैदा हुआ था बे ऑफ बंगाल से, मीन्स बंगाल की खाड़ी से ये उत्पन्न हुआ था। और इसने कौन कौन सी स्टेट और कंट्रीज को हिट किया है? इसने हिट किया है बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार। ये मेन स्टेट्स एंड कंट्रीज है जहाँ पे इसने हिट किया और मोर देन 100% की मे बी डेथ हो गई है। चलिए ये बात होगी अम्फान की। उसके बाद हम देखते हैं वेस्ट बंगाल की और उड़ीसा की, जहाँ पे इसने ज़्यादा तबाही मचाई चाहिए। उनकी डिटेल क्या है, वहाँ पे कौन CM है और वहाँ के गवर्नर कौन है। और यदि उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और जहाँ के CM है नवीन पटनायक जी और गणेशी लाल जी जहाँ के गवर्नर है। और लेजिस्लेटिव सीट्स है जहाँ की 147, मीन विधानसभा की सीट है जहाँ पे 147। और डिस्ट्रिक्ट्स है टोटल जहाँ पे 30 डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे। और जहाँ पे बोले जाने वाली भाषा कौन सी है,
वो है उड़िया। उड़िया जहाँ पे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और जहाँ का स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। इंडियन रोलर जहाँ का स्टेट बर्ड है। और स्टेट एनिमल है सांबर। रिवर्स जो नदियाँ हैं जहाँ पे बड़ी, वो है महानदी एंड ब्राह्मणी जहाँ पे बड़ी नदियां हैं। और सबसे बड़ी बात, रथ यात्रा जो जहाँ से निकाली जाती है पूरे देश पूरे विश्व में जो मशहूर है, वो टेम्पल भी जहाँ पे है उसका नाम है जगन्नाथ टेम्पल और पुरी में ये स्थित है। ये होगी बात उड़ीसा की। अभी देखते हैं हम वेस्ट बंगाल की डिटेल क्या है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है कोलकाता। और कोलकाता के बाद यहाँ के सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है जहाँ के जगदीप। और लेजिस्लेटिव सीट्स है जो जहाँ की वो है 295 सीट्स है जहाँ पे, मीन्स विधानसभा की सीट है 295। और जहाँ पे बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, बंगाली। और स्टेट वर्ड है जहाँ का किंगफिशर, स्टेट एनिमल फिशिंग कैट। और रिवर सबसे बड़ा जो मशहूर है वो है गंगा नदी जहाँ पे सबसे ज़्यादा मशहूर है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which infestation can cause problem in India and Pakistan? UNFOA warns। कौन से कीड़े भारत और पाकिस्तान में समस्या पैदा कर सकते हैं, UNFO ने दी चेतावनी। इसके ऑप्शन है हमारे पास डेजर्ट लोकस्ट, फ्लाइज, कॉकरोचेस और मॉस्किटोस। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है डेजर्ट लोकस्ट। मीन्स जो रेगिस्तानी टिड्डियाँ हैं उनको बोला जाता है डेजर्ट लोकस्ट। और ये बहुत बड़ा खतरा रहेगी लिवलीहुड के लिए, एक ज़िंदगी के लिए और हमारे फूड के लिए। इन दोनों की सिक्योरिटी के लिए ये सबसे बड़ा खतरा रहेगी। जो रेगिस्तानी टिड्डियाँ होती है ये बहुत बड़े झुंड में आती हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी ईस्ट अफ्रीका से। उसके बाद इन्होंने UNFO ने इंडिया को और पाकिस्तान को और अदर कंट्रीज को वार्न किया है, जहां पे नेक्स्ट मंथ UNFO ने वार्न किया है आ सकती है भारत में टिड्डियाँ, रेगिस्तानी टिड्डियाँ। और UNFO की फुल फॉर्म की बात करें तो UNFO की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव माइग्रेटिव पेस्ट इसको दिया गया है। UNFO ने इसको बोला ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव माइग्रेटिव बर्ड है। कौन सा? डेजर्ट लोकस्ट, रेगिस्तानी टिड्डियाँ। और ये 1 स्क्वायर किलोमीटर के झुंड में आती हैं। और एक झुंड में जो होती है वो मोर देन 80 मिलियन लोकस्ट होती है। मीन्स 80 मिलियन रेगिस्तानी टिड्डियाँ आएगी 1 किलोमीटर के झुंड में। और जहाँ पे ये जाएंगी वहाँ पे तबाही मचाती ही चली जाएंगी। और अभी जो इसकी सिचुएशन है वो क्या है, कीनिया, सोमालिया, इथियोपिया, साउदर्न ईरान और पाकिस्तान में इन्होंने पूरी तरह से तबाही मचाई हुई है। इसके बाद ये भारत और पाकिस्तान के जो मेन एरियाज हैं वहाँ पे आ सकती है। चलिए इसकी UNFO की डिटेल देखते हैं। यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल क्या है। UNFO की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है किसकी? यूनाइटेड नेशन की। और यूनाइटेड नेशन की स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद इसका जो मोटिव है, मीन्स इसका मकसद क्यों इसको बनाया गया था, इसको बनाया गया था डिफीट हंगर, भूखमरी को ख़त्म करना और फूड में न्यूट्रिशन लेके आने और फूड की सिक्योरिटी करनी। ये इसका मकसद था UNFO को लाने का। उसके बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। अक्टूबर 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है रोम में, मीन्स इटली में। और इसकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है किसकी? UNFO की पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है UNESCO, यूनेस्को। और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसकी फुल फॉर्म है। इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो है 197। इसके जो हेड है वो है क्यू डिंगो, वो चाइना से बिलोंग करते हैं। और ये होगी हमारी पूरी डिटेल। UNFO ने वार्न किया है इंडिया और पाकिस्तान को, यहाँ पे रेगिस्तानी टिड्डियाँ तबाही मचा सकती है। और इसको लेके उन्होंने अपने आप को सतर्क रहने के लिए, इन कंट्रीज को सतर्क रहने के लिए उन्होंने बोला है। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन क्या है हमारे पास? 21 में, 20 में, 22 में और 23 में।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इसको मनाया जाता है। और इसको सैंक्शन किया है, इसको अप्रूव किया है यूनाइटेड नेशंस ने। और इसका मकसद क्या रहेगा? फॉर प्रमोटिंग बायोडाइवर्सिटी इसका मकसद है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाने का। और ये क्यों मनाया जाता है? इसको लेके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को और प्रमोट करना, लैंड डिग्रेडेशन और ड्रॉट, वाटर एंड सैनिटाइजेशन, क्लाइमेट चेंज को करना और फूड की सिक्योरिटी करना, ये जहाँ पे इस डे को मनाने का मकसद है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी BPS डिड द RBI डिडक्ट द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट? RBI ने रेपो रेट दर और रिवर्स रेपो रेट दर को कितने BPS कम किया? ऑप्शंस है हमारे पास 35, 45, 30 और 40। इसकी ऑप्शंस का आंसर देखते हैं। आंसर है इसका 40 BPS। अभी BPS क्या होता है? BPS होता है बेसिक पॉइंट्स। मीन्स अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, 4% की क्या कर दी, रेपो रेट कर दी, और 3.3% की रिवर्स रेपो रेट कर दी। इसका मतलब क्या, 40 पॉइंट्स कम करने का पहले ये क्या थी, 4.40, उसके बाद 40 पॉइंट्स कम करने के बाद यहाँ पे जो 40 पॉइंट्स है ये कम कर दी, इसके बाद ये बन गई 4.00। इसी के साथ ही जो रिवर्स रेपो रेट है वो क्या, 3.35, और पहले ये क्या थी, पहले थी 3.75। उसके बाद 40 पॉइंट्स इसको कम कर दिया। 40 पॉइंट्स कम करने के बाद ये बन गई कितनी, 3.35। ये होते हैं बेसिक पॉइंट्स। मीन्स जो पैसे लास्ट में कम करते हैं, परसेंटेज कम करते हैं, वो होती है BPS। इस BPS की फुल फॉर्म क्या है, बेसिक पॉइंट्स। और ये सेकंड टाइप होगा जब रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को कम किया जाएगा। इसको कम किसने किया, हमारे सेंट्रल बैंक ने। और सेंट्रल बैंक हमारा कौन सा है, RBI। RBI हमारा सेंट्रल बैंक है। और RBI की फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की फुल फॉर्म है। और इसको कम कितना किया है, जो रेपो रेट है इसको कम किया है 40 BPS 4%, और रिवर्स रेपो रेट को कम किया है 40% 3.35%। और अभी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है होता है, चलिए जानते हैं। अभी जो रेपो रेट की बात करें तो एक मान लीजिए सेंट्रल बैंक है और एक अदर बैंक्स है। ये हो गए अदर बैंक्स। ये क्या हो गया, सेंट्रल बैंक। ये हो गए अदर बैंक्स, जो मीन्स इसको रिपोर्ट करते हैं। सेंट्रल बैंक को जो भी ट्रांजैक्शन होती है सेंट्रल बैंक को रिपोर्ट करते हैं। अभी क्या हुआ, इन्होंने के पास अभी पैसे हैं और इन्होंने सेंट्रल बैंक को वो पैसे डिपॉजिट करवाने हैं। अभी जो सेंट्रल बैंक इस पे जो इनको इंटरेस्ट देगा, क्या देगा, इनको इंटरेस्ट देगा, वो होता है क्या, रेपो रेट। वो हो गया रेपो रेट। मीन्स सेंट्रल बैंक ने जो इंटरेस्ट दिया इनकी सिक्योरिटीज पे, वो हो गया रेपो रेट, राइट। अभी रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया सेंट्रल बैंक ने इनको कुछ फंड्स दिए रखने के लिए, और इसके बाद इन्होंने जो इसको इंटरेस्ट दिया उन फंड्स पे, वो हो गया रिवर्स रेपो रेट। सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट देता है अदर बैंक को, वो हो गया रेपो रेट। जो अदर बैंक सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट देते हैं वो हो गया रिवर्स रेपो रेट। और ये डिसीजन लिया गया है MPC की तरफ से, मींस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरफ से। और इन्होंने एक और चीज़ पे रेट कम किया है, MSF पे 4.65% टू 4.25%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे भी इन्होंने रेट कम किया है। इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री सस्पेंडेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट स्टेडियम? देश के सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण किस देश ने निलंबित किया? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया। इसकी ऑप्शन का आंसर देखते हैं अभी आंसर क्या है, और इसका आंसर देखते हैं अभी आंसर क्या है इसका, श्रीलंका इसका आंसर है। श्रीलंका ने अपने सबसे बड़े स्टेडियम था जो कंट्री का, उसकी कंस्ट्रक्शन को निलंबित कर दिया है।
और ये किया है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है इसका। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? वहाँ के प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजापाक्सा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये डिसीजन लिया गया, जो सीनियर प्लेयर थे वहाँ के क्रिकेट के, उनके साथ मीटिंग करने के बाद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसीजन लिया है। और यदि श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका एक आइसलैंड है और इसका बॉर्डर सिर्फ एक ही कंट्री के साथ है, वो है इंडिया। और अदर कंट्री के साथ अभी इसका कोई बॉर्डर नहीं है। और ये कैपिटल की बात करें तो कोलंबो इसकी कैपिटल है। और एक और कैपिटल है श्री जयवर्धने कोटे। और जो कोलंबो कैपिटल है वो एक कमर्शियल कैपिटल रहेगी किसकी? श्रीलंका की। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो है श्री जयवर्धने कोटे। और जहाँ पे बोले जाने वाली लैंग्वेजेस हैं, भाषा है सिंहाला एंड तमिल। ये सबसे बड़ी बोले जाने वाली भाषा है श्रीलंका की। और जहाँ के प्रेसिडेंट है कारू जयसूर्या, जहाँ के प्रेसिडेंट है। और ये बात हो गई श्रीलंका की। श्रीलंका के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और श्रीलंका ने क्या किया? अपने सबसे बड़े स्टेडियम था जो उसकी कंस्ट्रक्शन को निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्रीज फ्लैग विल रिमेन हाफ टिल्टेड इन ऑनर ऑफ कोविड-19 विक्टिम्स? कोविड-19 पीड़ितों के सम्मान में किस देश का झंडा आधा झुका रहेगा? ऑप्शंस है हमारे पास यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया और जर्मनी। चलिए इसकी आंसर देखते हैं। इसका आंसर है यूएसए। यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। डोनाल्ड ट्रंप जी ने ये डिसीजन लिया है कोविड-19 के जो विक्टिम थे, जिनकी मृत्यु हो गई है कोविड-19 के कारण, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए उनके देश का झंडा है जो मंडे से 3 दिनों के लिए हाफ टिल्टेड रहेगा, आधा झुका रहेगा। और ये आंसर क्या होगा? यूएसए का झंडा 3 दिनों के लिए झुका रहेगा फ्रॉम मंडे इन द ऑनर ऑफ कोविड-19 विक्टिम्स। नेक्स्ट देखते हैं हमारा। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें। और यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और नीचे कुछ लिंक्स दिए गए हैं और लिंक्स पे जाके आप अपने लिए जो आपको पीडीएफ चाहिए वो आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।